नमस्कार, मैं आपका अपना संकेत सिंह। रात का 8 बज चुका है। क्राइम कहानी का जो सिलसिला है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज एक ऐसी क्राइम कहानी के साथ आपसे हम जुड़ने जा रहे हैं। शायद आप इस कहानी को सुनिएगा तो जो आपके रोंगटे हैं वो भी खड़े हो जाएगी और एक बार कहीं न कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आज के दौर में, आज की डेट में जो इंसानियत है कैसे शर्मसार हो जाती है। तो चलिए बिना समय बिताए कहानी का रुख करते हैं। दरअसल सच्ची कहानी, सच्ची घटना स्टार्ट होती है। चंबल का एक जिला होता है भिंड, उसमें एक थाना होता है। जो सच्ची घटना वहीं से निकल के आ रही है। भिंड जिले में एक गांव होता है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। जो परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं दारू नशा में इतना विलुप्त होते हैं कि उनको इस बात की जरा सी चिंता नहीं होती है कि उनके बेटे का पढ़ाई कैसे होगा, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। उनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनीष। उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है गरिमा। समय के चक्र के साथ साथ जो लड़का होता है जिस जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो अपने घर से किसी शहर में जाता है, जो कहीं प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जॉब करता है, जिससे कुछ उसको पैसे मिल जाते थे और उसी पैसे से अपने परिवार का भ्रमण पोषण कर रहा था। जो लड़की थी गरिमा, वो भी धीरे धीरे तैयार हो रही थी पढ़ने के लिए। 10th क्लास में उसका फर्स्ट डिवीजन क्लास से नंबर से पास होती है। यह सिलसिला 12th क्लास तक चलता है, लेकिन 12th के बाद पैसा नहीं होता है उस परिवार के पास। इसलिए जो गरिमा होती है अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। किसी तरीके से एक गांव का कॉलेज होता है, उसमें उसका एडमिशन होता है बीए में। और जो गरिमा होती है पढ़ने में काफ़ी तेज होती है। भाई छुट्टी लेकर घर आता है नौकरी से। अभी शाम को आया था। सुबह सुबह अचानक उसके घर पुलिस चली जाती है। पुलिस आके बोलती है कि यार यही मनीष का घर है। तो मनीष सामने ही होता है। सर बोलता है सर मैं ही मनीष हूँ। इतना सुनते ही जो वहाँ के दरोगा साहब होते हैं, उसके साथ 4-5 पुलिस के लोग होते हैं, वो आदेश देते हैं कि इसको धर दबोचो। और मनीष को जो पुलिस के लोग होते हैं धर दबोचते हैं। उसकी माँ और जो गरिमा होती है चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि साहब ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी ऐसी घटना हो गई जिसके चलते आप मेरे भाई को अरेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस बोलता है दरोगा जी बोलते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो थाने आ जाइए, वहीं पे हम बैठ के बात करेंगे। और जो पुलिस होती है गरिमा के भाई मनीष को लेकर चली जाती है पुलिस थाने, लेकिन ये नहीं बताती है कि बात क्या है, अगर किस रंजिश से ले जा रहे हैं, कौन कौन रिपोर्ट लिखवाया है, उससे गुनाह क्या है। और जो माँ होती है और गरिमा होती है, दोनों लोग दौड़े दौड़े थाने जाते हैं। किसी तरीके से थाने में जो पुलिस वाले थे बहुत ही बेरहमी तरीके से मनीष का पिटाई कर रहे थे। मनीष चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पिता तो शराब के नशे में धुत था। उसको चिंता ही नहीं थी कि उसके बेटे को पुलिस लेके चली गई है। गरिमा थी, पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि साहब मेरे भाई को छोड़ दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो पुलिस थी बहुत ही बेरहम तरीके से मनीष को पीट रही थी, गरिमा के भाई को पीट रही थी। उसी में से एक पुलिस वाला बोलता है, अगर तुम्हें अगर अपनी भाई की जरा सी चिंता है तो चलो कमरे में टीआई साहब मिलने के लिए बुला रहे हैं। जैसे ही वो टीआई के सामने जाती है, टीआई बहुत ही गंदी तरीके से गरिमा को देख रहा था। गरिमा चीज़ को समझ चुकी थी कि मेरे से क्या चाहता है, इसका मन क्या है, इसका इरादा क्या है। और फ़ौरन उस जो कमरा होता है उससे बाहर आती है और वो बाहर आकर थाने से बाहर चली जाती है। और ही बेरहम तरीके से उसके भाई को पुलिस वाले पीटने लगते हैं। अब सुबह से शाम हो गया था और गरिमा और जो गरिमा की माँ थी घर आती है। जो घर का स्थिति था जो भी अच्छा नहीं था। घर में एक बूढ़ी माता थी, उनका उम्र 80 साल था और जो तबीयत था बिगड़ चुका था। वो अपने से खाना खा नहीं सकती थी, पानी पी नहीं सकती थी, जिसके चलते उनको एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। कोई व्यक्ति वहाँ पर रहे जो उनको पानी दे और खाना दे और उनकी देखभाल करे। तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, कोई उनको छोड़ के जाना उचित नहीं था। लेकिन कहा जाता है पुत्र वो सबसे बड़ा मोह होता है। सुबह होता है, जो गरिमा का माँ होती है पानी और खाना अपनी सास के पास रखती है और अपने बेटे के लिए थाने निकल पड़ती है। थाने में तो कोई सुनवाई नहीं होता है, लेकिन जो थाने के आसपास के लोग होते हैं बताते हैं कि ऐसे ऐसी बात है यहाँ पे। जो टीआई साहब हैं किसी का सुनते नहीं हैं। तो जो गरिमा होती है एक मानव अधिकार योजना होता है वहाँ भी जाती है। जब कहीं से उसको कुछ सफलता नहीं मिलता है तो मानव अधिकार योजना के पास जाती है। जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत करती है। बातचीत के दौरान वहीं से वो फ़ोन करवाती है पुलिस स्टेशन में कि जो मनीष नाम का लड़का है बेकसूर है, इसको नहीं पीटा जाए। लेकिन जो पुलिस वाले थे पीटना तो बंद कर देते हैं, लेकिन उसको जेल से छोड़ते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि इसको तो सज़ा होके ही रहेगी। तो जो लड़की होती है गरिमा पूछती है कसूर क्या है मेरे भाई का। पुलिस वाले अभी तक उसका कसूर भी नहीं बताते हैं। फिर से जो गरिमा होती है फिर से उसी पुलिस स्टेशन में जाती है। और जब दूसरी बार जाती है तो गुस्से में जाती है और आग बबूल होकर जाती है। पूछती है मेरे भाई का कसूर क्या है। उसी में से एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा जो चाचा है वो रिपोर्ट लिखवाया है। उसके घर डकैती हुई थी कुछ दिन पहले और वही रिपोर्ट तुम्हारे भाई के खिलाफ लिखवाया है, जिसके चलते हम इसको धर दबोचे हैं और इसको जुर्म को कबूल करवा रहे हैं।
लेकिन सच्चाई ये थी कि जो उसका भाई था 6 महीने से बाहर था, और 6 महीने से बाहर जैसे ही घर आया उसका चाचा उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया, और जो लड़का था मनीष, पुलिस उसको धर दबोची और पुलिस जेल में लेके चली गई। गरिमा चीज़ को समझ चुकी थी, क्योंकि जो उसके पिताजी थे दारू के नशे में धुत थे, और जो उसके चाचा थे आपस में ज़मीनी विवाद के लिए काफ़ी बार लड़ाई भी होता था, आपस में एक दूसरे का तनाव बहुत दिनों से चल रहा था, और गांव में लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे। इसी के चलते उनका जो परिवार था गांव के बाहर एक घर था, उसी में रहा करता था। गरिमा का कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है, किसी तरीके से वो एक वकील ठीक करती है, और वकील ठीक कर अपने भाई का केस लड़ने लगती है। उसमें जो उसका भाई होता है उसको 6 महीने का सज़ा होता है। 6 महीने की सज़ा के बाद जब भाई घर आता है तो जो परिवार का जो मेन चिराग होता है उसकी माँ सोचती है कि वो लड़का घर आ गया है और जो स्थिति है पहले से अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन जो लड़की होती है उसका अफेयर, चाहे अफेयर करें या दोस्ती करें, एक राजवीर नाम के जो पुलिस होता है उससे हो जाती है। उससे दोस्ती इस कदर होती है कि जो उसका भाई था मनीष, उसको छुड़ाने में ही राजवीर से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प किया था राजवीर। जब उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा था तो राजवीर ही ऐसा व्यक्ति उसको देख रहा था जो उसके भाई को छुड़ाने में उसके हेल्प कर सके। पैसे से लेकर शरीर से लेकर जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती थी वो खड़ा रहता था। एक दिन राजवीर उस पर फ़ोन करता है कि क्या तुम मेरे से मिल सकती हो। वो गरिमा बोलती है कि अभी मिलना हम लोग का उचित नहीं है, शादी हो जाएगा तो हम लोग मिल लेंगे। लेकिन जो राजवीर होता है जिद करने लगता है, फोर्स करने लगता है। और जो गरिमा होती है किसी काम से लिए उसी मार्केट में गई थी, तो सोचती है कि इतना जिद कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो शायद मैं इनसे मिल ही लेती हूँ। जैसे ही गरिमा राजवीर से मिलती है, राजवीर बोलता है आज रात तुम मेरे कमरे पे रुको। तो जो गरिमा होती है इस बात का विरोध करती है, बोलती है कि नहीं। तो जो राजवीर होता है बोल समझा रहा था कि आखिर 2 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी और दुनिया हम लोग को जान जाएगी कि हम लोग पति पत्नी हैं। तो गरिमा उस चीज़ को समझाना चाहती थी राजवीर को, लेकिन जो राजवीर था समझने में सक्षम नहीं हो पाया, और किसी तरीके से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गरिमा वहाँ पे रुक जाती है। इसके बाद जो राजवीर होता है गरिमा होती है, उनमें शारीरिक संबंध भी बनते हैं। कुछ दिन के बाद जब राजवीर कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो गरिमा को भूल जाता है। और गरिमा उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी बातें करने के लिए, लेकिन किसी तरीके से उससे बात नहीं हो पा रही थी। गरिमा किसी तरीके से उसका नंबर निकाल लेती है, नंबर निकाल कर उससे फ़ोन करती है, फिर भी फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो गया था। उसमें मैसेज करती है कि अगर तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं जहर खा लूँगी, मर जाऊँगी। ये देखकर जो राजवीर होता है तुरंत ही फ़ोन रिसीव करता है। वो बोलता है कि तुम मेरे को भूल जाओ, मेरी कुछ इज्जत है, मेरी कुछ बातें हैं, जज्बातें हैं, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। तो जो गरिमा बोलती है अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकते हो तो ये जो झांसा था मेरे को पहले क्यों दिए, मेरे को पूरी तरीके से तुम बर्बाद कर दिए हो, लूट लिए हो। इतना बोलकर गरिमा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो जो राजवीर होता है वो बोल रहा था ऐसा थोड़ी था कि तुम मेरे पास पहली बार आई हो, न जाने मेरे से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे साथ सोए होंगे। ये सुनते ही जो गरिमा होती है, जो उसके अंदर का आभास होता है वो टूट जाता है कि ये जो राजवीर है ये मेरा अच्छा खासा दोस्त था, मैं इससे शादी करनी चाहती थी, और दुनिया में ऐसा कोई भला व्यक्ति था जिससे मैं पसंद की थी और मैं इसी से शादी करना चाहती थी। सारा सपना जो था टूट जाता है, और उसी समय से जो गरिमा होती है वो बदल जाती है। वो बोलती है कि मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूँगी। और जो गरिमा होती है जब BA की क्लास जाती थी तो एक रास्ते में एक डकैत का इलाका होता है, जगजीवन गैंग का। उसी जगजीवन गैंग में जाके वो जो गरिमा होती है मिल जाती है, बताती है काका मेरे को भी दावपेच सीखना है, मेरे को भी बंदूक चलानी सीखना है। और जो गरिमा होती है उसी गैंग में जाकर दावपेच जगजीवन गैंग से सीख लेती है। कुछ दिन के बाद अचानक रात को 10 बजे उसके घर पुलिस आ जाती है। 2 पुलिस के लोग चले आते हैं और पुलिस के लोग आके दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। जो गरिमा होती है खिड़की के माध्यम से देखती है कि 2 सामने पुलिस वाले हैं घर के आगे। वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि अपनी बेटी को बाहर निकाल, क्योंकि जो तेरी बेटी है ये जगजीवन गैंग से इसका ताल्लुक़ हो गया है और इनसे ये सीख रही है बंदूक चलाना। जैसे ही गरिमा इस बात को सुनती है उसके मन में एक सवाल आता है कि अगर मैं बाहर निकलूँगी तो जो ये पुलिस के लोग हैं, जैसे मेरे भाई को पुलिस ने कस्टडी में रख के बहुत बेरहमी तरीके से पीटे और उसका कोई समाधान नहीं हो पाया, शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो इसी डर से गरिमा घर में जाती है और जो घर में एक बंदूक होता है उसी बंदूक को उठाती है और नारा लगाती है जय माँ भवानी। और जय माँ भवानी का नारा लगाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ताबड़तोड़ फायरिंग करती है, जिसके चलते सामने दोनों पुलिस वाले ढेर हो जाते हैं।
हालांकि जो पुलिस वाले थे उनको सूचना उनके चाचा ने ही दिया था, और जो गरिमा थी चाचा पर भी अटैक करती है। सामने एक रहर का खेत होता है, उसी में उसके चाचा होते हैं। निशाने के आधार पे वो गोली चलाती है, जिसके चलते उसका गोली उसके चाचा के पैर में लग जाता है, और जो गरिमा होती है वहाँ से फरार हो जाती है। अब उसका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से जो गरिमा है अपने जो इज्जत उसका लूटा है, जो उसको बर्बाद किया, उससे बदला ले सके। वो प्लान बनाती है, बहुत सारे ऐसे वारदात करती है जिसके चलते पूरा इलाका दहल जाता है। मध्य प्रदेश में पूरा भगदड़ मच जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी खूंखार लेडीज है जो बागी हसीना बन गई है। जब ये सोशल मीडिया पे, चाहे सोशल मीडिया तो उस समय नहीं था, सॉरी, पेपर में छपता है तो लोग बहुत सारे उस पर बातें करने लगते हैं। जहाँ तहाँ बागी हसीना की चर्चा होने लगती है। चर्चा होते होते बागी हसीना इतना ज़्यादा विख्यात हो जाती है, कुख्यात हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान उसके सामने जाने से डरता है। हालांकि पुलिस वाले भी उसके सामने जाने से डर रहे थे। एक दिन अचानक पुलिस से और उसका मुठभेड़ होता है। उस मुठभेड़ में जो बागी हसीना होती है उसकी गैंग में 10 लोग होते हैं, और 200 लोग पुलिस वाले पे भारी पड़ जाते हैं और वहीं पे ढेर कर देते हैं। इसके बाद और ज़्यादा हड़कंप मच जाता है। पार्लियामेंट में बातें होने लगती है, नेता लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं, विपक्षी पार्टी जो होता है वो अटैक करने लगता है। एक दिन बागी हसीना प्लान बनाती है राजवीर को मारने के लिए। किसी तरह अपने जो साथी होते हैं उनको बोलती है कि मेरे को राजवीर चाहिए, और जो उसके साथी के लोग होते हैं राजवीर के टच में जाते हैं, राजवीर से बातें करते हैं और राजवीर के लिए ही काम करने लगते हैं। जो राजवीर बोल रहा था उसका काम करते थे, लेकिन जो काम था गुप्त तरीके से किया जा रहा था। मतलब कि कहीं कोई शहर में कोई डील हो रहा है तो जो मुखबिरी कर रहा था वो बता रहा था कि साहब यहाँ पे डील हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाइए। इसी तरीके से राजवीर को उस पर भरोसा हो गया। भरोसा इतना ज़्यादा हो गया कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे किसी वक्त जो बोलता था मुखबिरी, तो जो राजवीर होता था फ़ौरन चलाता था और मुखबिरी के बात भी मानता था, जिसके चलते उससे कुछ फ़ायदे भी होते थे। जैसे पैसे का डील हो रहा है, अफीम का डील हो रहा है, बहुत सारा ऐसा डील हो रहा था। राजवीर और जो मुखबिर होता है उसका रिलेशन तकरीबन 2 साल का होता है। 2 साल में बहुत बार ऐसे वारदात किए गए, और जो बागी हसीना थी उसके दिल में बहुत ही बड़ी आग लगी थी। किसी तरीके से जो उसका इज्जत लूटा था, जो उसको बर्बाद किया था, उसका बदला लेना था। बागी हसीने के दिल में जो आग थी अभी ठंडी नहीं हुई थी। एक दिन जो मुखबिरी होता है प्लान बनाता है बागी हसीना के बोलने पर, कहने पर, कि साहब आज इस शहर में डील होने वाली है, आप रात को 2 बजे चले आइए। जो राजवीर होता है जैसे ही अपने मुखबिरी का बात सुनता है, रात को 2 बजे ठीक उसी चौक चौराहे पर चले आता है। जैसे ही चौक चौराहे पर आता है, सिंगल अकेला ही आता है, कोई पुलिस वाला साथ में नहीं होता है। साथ में वो मुखबिर होता है और साथ में वो राजवीर होता है जो एसपी होता है उस शहर का, उस थाने का। और जैसे ही गाड़ी से उतरता है, कुछ दूरी पे जाता है, तकरीबन उसके 10 डकैत जो लोग होते हैं बागी हसीना को घेर लेते हैं, और घेर उसको कंधे पर टांग कर बागी हसीना के पास ले जाते हैं। लेकिन बागी हसीना जो थी उसके चेहरे पे एक नकाब था। वो बोलती है उसको, लेकिन जो राजवीर होता है उसकी बात को समझ नहीं पाता है। बागी हसीना थी, बहुत सारी बातें बोलती है कि तुमने मेरे साथ किया हो वो अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। लो आज मैं ये बदला ले लिया। जैसे ही अपने चेहरे से नकाब हटाती है बागी हसीना, जो राजवीर होता है वो देख के चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, एक लड़की इतना बड़ा कुख्यात डकैत कैसे बन सकती है। इसी में एक जो बागी हसीना का साथी होता है बंदूक की नोक से, एक बंदूक का नोक उसके कंधे पे मारता है, जिसके चलते जो राजवीर होता है वहीं पे नीचे गिर जाता है। बागी हसीना रोकती है, अब बोलती है उसी में से एक गैंग के व्यक्ति को कि इसका बेटा बेटी मेरे को चाहिए, लड़का लड़की चाहिए। उसी में से एक व्यक्ति जाता है उसके घर से, उसके लड़का लड़की को उठा के लेके चला आता है। लड़का लड़की को उठा कर उसके सामने लाता है बागी हसीना के सामने। बागी हसीना आदेश देती है कि जो ये लड़की है इसको रंडी खाना में भेज दिया जाए, जो लड़का है इसको और कहीं भेज दिया जाए। और जो उसके साथी होते हैं बागी हसीना का आदेश का पालन करते हैं। जो लड़की होती है उसको रंडी खाना में बेचा जाता है, और जो लड़का होता है उसको और कहीं बेचा जाता है। ऐसे देख जो राजवीर होता है अंदर से टूट जाता है और बागी हसीना के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, ज़िंदगी का भीख मांगने लगता है। लेकिन जो बागी हसीना होती है उसको माफ़ नहीं करती है, बोलती है कि तुमने मेरे पास जैसा किया मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही किया, इसमें किसी चीज़ का कोई दोष नहीं, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जो राजवीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, और बागी हसीना को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि जो राजवीर होता है उसको उसी समय बागी हसीना ढेर कर देती है, सीने में मुँह में गोली मारती है, और वहीं पर भी उसके लाश को फूँक दिया जाता है।
बागी हसीना का आतंक इतना ज़्यादा हो गया था कि जो शहर के लोग होते थे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई दूसरे शहर था, उसी शहर के जो लोग थे उसको रॉबिन हुड की तरह देख रहे थे बागी हसीना को। मतलब कहने का मतलब ये कि एक पक्ष बागी हसीना को डकैत समझ रहा था और दूसरा पक्ष जो था वो बागी हसीना को रॉबिन हुड की तरह देख रहे थे। मतलब कि एक तरफ से लूट कर दूसरी तरफ बांटना उसका काम हो गया था। उसी में से एक एसपी आते हैं, 2008 बैच का एसपी होते हैं सूर्य प्रताप सिंह। यहीं पे ट्रांसफ़र होता है तो बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। सबसे पहले बागी हसीना का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बागी हसीना बहुत ही अच्छी लड़की थी और समय और हालात के कारण और सिस्टम के कारण इतना बड़ा डकैत और इतना बड़ा क्राइम करने लगी। जैसे ही उनकी एसपी साहब उनकी क्राइम स्टोरी पढ़ते हैं वो भी चौंक जाते हैं और किसी तरीके से जो सूर्य प्रताप होते हैं अपने साथी के साथ उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे बागी हसीना होती है और कई बार आमने सामने होते हैं दोनों लोग। लेकिन जब भी बागी हसीना और सूर्य प्रताप आमने सामने होते हैं हमेशा बागी हसीना ही मारती थी। तकरीबन जब भी दोनों लोग सामने होते थे 10 से 12 पुलिस वाले को बागी हसीना मार देती थी, जिसके चलते जो पुलिस वाले होते थे ढेर हो जाते थे। जब तक वायरलेस पे लोग बुलाते हैं तब तक बागी हसीना वहाँ से फरार चली जाती थी। एक दिन सूर्य प्रताप बहुत सारे पुलिस वाले के साथ पूरे जंगल का घेराव कर लेते हैं और बागी हसीना को बोलते हैं कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुमको मार गिराया जाएगा। इतना सुनते ही बागी हसीना जय मां भवानी का नारा लगाती है और बोलती है मुझे मरना पसंद है लेकिन सरेंडर करना मेरे को पसंद नहीं है, मैं पुलिस को अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर जो एसपी सूर्य प्रताप होते हैं 2008 बैच का, वो अपने साथियों को अपने पुलिस वाले को आदेश देते हैं कि छोटी छोटी टुकड़ियों में जंगल में बढ़ जाओ। और जो डकैत के लोग होते हैं बागी हसीना के लोग होते हैं और पुलिस होते हैं काफ़ी देर तक सामना होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन इस दौरान बागी हसीना नहीं बल्कि पुलिस वाले भारी पड़ते हैं बागी हसीना पे। सारे जो साथी थे बागी हसीना के पुलिस वाले मार गिराते हैं। बागी हसीना के साथ सिर्फ एक उसका साथी एक डकैत बचा था, इसी के साथ बागी हसीना बंदूक चला रही थी और कुछ देर बाद उसी साथी को पुलिस वाले भी मार गिराते हैं और अकेले बागी हसीना बची थी। जो एसपी सूर्य प्रताप थे बागी हसीना को जिंदा पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि बागी हसीना की सच्चाई क्या है। जो गरिमा से बागी हसीना बन गई थी उसको जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन जो गरिमा थी बागी हसीना थी वो किसी कीमत पर पुलिस के हाथे चढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सिस्टम को जानती थी कि सिस्टम क्या है और मेरे साथ हुआ क्या है। और जो सूर्य प्रताप थे वो भी जान रहे थे कि बागी हसीना के साथ हुआ क्या है और गरिमा के साथ हुआ क्या है, क्योंकि गरिमा और बागी हसीना एक ही लड़की का नाम है। समय और हालात के कारण जो गरिमा थी बागी हसीना बन गई है और कुछ देर के बाद ही एक गोली चीरते हुए बागी हसीना के कंधों को निकल जाती है। लेकिन फिर भी बागी हसीना हार नहीं मारती है, अकेले 50 से ज़्यादा पुलिस वालों का फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देती है और लड़ते लड़ते एक गोली उसके सर के पार हो जाता है, जिसके चलते घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो जाती है। दौड़े दौड़े सूर्य प्रताप वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि जो बागी हसीना है उसके माथे में गोली लग गया और वहीं पर ढेर हो गई है। वो फ़ौरन वहाँ से चले आते हैं। वहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं, जो गांव के लोग आते हैं, देखते हैं और पुलिस उस लाश को लेकर गांव के माध्यम से जाती है। जैसे ही गांव के माध्यम से जाती है जो गांव के लोग होते हैं पुलिस पे पथराव करने लगते हैं क्योंकि वो बागी हसीना को रॉबिन हुड की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डकैत थी, गरीबों से अमीरों से लूट कर गरीबों में बांटती थी। इसलिए जो गरीब के लोग होते थे बागी हसीना को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे। अब एसपी जो सूर्य प्रताप होते हैं राजवीर के तलाश में लग जाते हैं, जो उसकी बच्ची होती है, जो लड़का होता है उसको खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। तो पता चलता है कि एक इंदौर का स्कूल होता है, इसी स्कूल में बागी हसीना के एक लड़का एक लड़की पढ़ रहे हैं। तो उसी स्कूल में एसपी सूर्य प्रताप जाते हैं और पता चलता है कि जो लड़का लड़की है बागी हसीना के नहीं बल्कि उसी राजवीर के हैं। ये देखकर सूर्य प्रताप के आंखों में आंसू चला आता है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। एक लड़की सिस्टम और हालात के कारण इतना बड़ा डकैत बन गई, कुख्यात गैंगस्टर बन गई और उसके दिल में अभी भी किसी के लिए जगह था, किसी के लिए उम्मीद थी। जो अपने उनके राजवीर के लड़का लड़की से पूछा जाता है तो वो सारी सच्चाई बताते हैं कि जो मेरे पापा थे वो गलत थे और उनके ही कारण जो गरिमा थी बागी हसीना दीदी थी इतनी बड़ी बागी हसीना बन गई थी, डकैत बन गई थी। जब ये बात सबको पता चलता है, सिस्टम को पता चलता है, बड़े बड़े नेताओं को पता चलता है, तो लोग सुन के चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आज के दौर में हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको दबाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है,
वो कोई ऊंची कोटि का व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, वो कोई गलत भी काम करता है तो जो सरकार होती है उसको संरक्षण देती है, सपोर्ट करती है। आज के दौर में ऐसा कोई काम ना हो जाए, ऐसा कोई गलती ना हो जाए जो एक और बागी हसीना बन जाए और उसी रास्ते पर चल पड़े। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार।